प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज आपको हम ग्रामर सेक्शन के अंतर्गत नया टॉपिक पढ़ाएंगे और हम उम्मीद करेंगे कि सभी बच्चों को बहुत ही आसानी से समझ में भी आएगा। इसके लिए सभी बच्चे जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के नीचे थंब इम्प्रेशन होगा, अंगूठे का निशान होगा, उसको लाइक कर लें और अच्छे से समझने के लिए हमारा ये वीडियो पूरी तरीके से लास्ट तक अवश्य देखें। और आज जो टॉपिक लेकर आए हैं वो टॉपिक हम वॉइस के अंतर्गत लेकर आए हैं। वॉइस मीन्स वाच्य। तो वाच्य के अंतर्गत हम आपको दो प्रकार के वॉइसेस पढ़ाते हैं, एक एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस। तो वॉइस क्या होते हैं देखते हैं। व्हेन द सब्जेक्ट इज एजेंट और डूअर ऑफ द एक्शन। तो जब कोई सब्जेक्ट ही एक्शन और एक्शन के द्वारा एजेंट हो या एक्शन का डूअर हो तो हम ऐसे सेंटेंसेस की जो वर्ब होती है हम उसको एक्टिव वॉइस मानते हैं। द वर्ब इज इन एक्टिव वॉइस, अदरवाइज इन पैसिव वॉइस। कहने का मतलब ये है कि वॉइसेस में हम प्रधानता किसको दे रहे हैं, मेन किसको मान रहे हैं। यदि ऑब्जेक्ट को मेन मान रहे हैं तो वो पैसिव वॉइस के अंतर्गत आ जाएगा। यदि हम सब्जेक्ट को मेन मान रहे हैं, उसको प्रधानता दे रहे हैं, मुख्य प्रभाव उसका मान रहे हैं सब्जेक्ट का, तो वो एक्टिव वॉइस में होगा। तो यहाँ पर हम दो प्रकार के वॉइस पढ़ते हैं। एक होता है आपका एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है पैसिव वॉइस। तो देखते हैं एक्टिव वॉइस क्या है। एक्टिव वॉइस के अंतर्गत वह वॉइस है जिसमें वर्ब यानी कि क्रिया के द्वारा सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाए। यानी कि जिस वाक्य में मुख्य बात हम सब्जेक्ट की बता रहे हों तो समझिए कि वो एक्टिव वॉइस का ही वाक्य है। यानी कि क्रिया को करने वाला व्यक्ति ही मुख्य हो, क्रिया का जो ऑब्जेक्ट, क्रिया का जो डूअर है, क्रिया का जो एजेंट है, उसको हम मेन प्रधानता अगर दे रहे हैं तो वो सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में होगा। जैसे कि यहाँ पर आपका एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, मीरा रोट अ लेटर। इसमें क्रिया है रोट, लिखा। अब किसने लिखा? मीरा ने लिखा। क्या लिखा? लेटर लिखा। लेकिन हम यहाँ पर बात किसकी बता रहे हैं? क्या हम आपको बात लेटर की बता रहे हैं? नहीं, हम आपको बात मीरा की बता रहे हैं। और जिसकी बात बता रहे हैं यानी कि हम उसी को मुख्य मान रहे हैं, उसी को हम प्रधानता दे रहे हैं। तो यहाँ पर मीरा ही डूअर है, मीरा ही इस रोट का एजेंट है। तो जो मीरा चूँकि डूअर है, एजेंट है और इसी को हम प्रमुखता दे रहे हैं, तो ये सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस का वाक्य होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस वह वॉइस है जिसमें हम वर्ब के द्वारा ऑब्जेक्ट को प्रधानता देते हैं। यानी कि वर्ब के द्वारा ऑब्जेक्ट को प्रधानता देते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, अ लेटर वाज रिटन बाय मीरा। सेंटेंस वही है लेकिन वॉइस के रूप में परिवर्तित है। अब यहाँ पर देखिए आप कि यहाँ पर हम बात आपको किसकी बता रहे हैं? क्या हम मीरा की आपको बात बता रहे हैं? नहीं, हम मीरा की आपको बात नहीं बता रहे हैं। मीरा को यहाँ प्रमुख स्थान हम नहीं दे रहे हैं, बल्कि हम यहाँ पर लेटर को प्रमुख स्थान दे रहे हैं। और जैसे ही लेटर को प्रमुख स्थान दिया तो ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में हो गया, क्योंकि यहाँ पर लेटर कोई कार्य नहीं कर रहा है बल्कि लेटर पर यानी कि ऑब्जेक्ट पर कार्य किया जा रहा है। तो ये वर्ब आपकी है वाज रिटन और ये वाज के साथ थर्ड फॉर्म है यानी कि पैसिव वॉइस की वर्ब है, ध्यान रखें। और तो यहाँ पर मुख्यतः हम आपको लेटर के लिए दे रहे हैं, लेटर को प्रदान कर रहे हैं, तो ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में होगा। तो ध्यान रखें, यहाँ पर हम यही चीज़ सीखेंगे कि सेंटेंस जो एक्टिव वॉइस में है उसको हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलें। अब ध्यान दें, यहाँ पर दोनों वाक्यों का अर्थ देखते हैं। मीरा ने एक पत्र लिखा, मीरा ने एक पत्र लिखा। और यहाँ पर अर्थ है एक लेटर वाज रिटन लिखा गया बाय मीरा, मीरा के द्वारा। एक लेटर मीरा के द्वारा लिखा गया। यहाँ पर हम कह रहे थे मीरा ने एक पत्र लिखा, यानी कि आपको बात हमने मीरा की बताई तो मीरा को प्रमुखता हमने प्रदान की। और यहाँ पर अ लेटर वाज रिटन बाय मीरा, एक पत्र
मीरा के द्वारा लिखा गया। तो यहाँ पर हम बात आपको बता रहे हैं लेटर की। तो लेटर की जब हमने बात बताई तो ये आपका पैसिव वॉइस हुआ। और ध्यान रखें, एक सामान्य सी पहचान है हिंदी वाक्यों में कि यदि पैसिव वॉइस का वाक्य होगा तो उस हर पैसिव वॉइस के वाक्य में जाना शब्द निकलेगा, जाना से संबंधित शब्द निकलेंगे। जैसे एक पत्र मीरा के द्वारा लिखा गया, गया शब्द निकला, लेकिन ध्यान रखें यहाँ पर जाने से संबंधित कोई क्रिया नहीं होगी। अगर जाने से संबंधित कोई क्रिया नहीं हो रही है, उसके बावजूद भी जाना से संबंधित कोई भी शब्द आया, जाना, जाती है, जा रही है, जाएगी, जाया, जा चुका है, तो इस तरीके के अगर वर्ड्स आते हैं और फिर भी उनमें जाने वाला कोई कार्य या क्रिया नहीं हो रही है, तो समझ जाइए हिंदी का वाक्य वो पैसिव वॉइस में होगा, कर्मवाच्य में होगा। तो ध्यान रखें इस बात को बहुत ही विशेष ध्यान से। अब हम इसको आगे देखते हैं थोड़ा। एक्टिव वॉइस में कुल 12 टेंस होते हैं। सब लोगों को मालूम है मुख्य टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। उनके अंतर्गत कुल 12 टेंस बनते हैं और ये 12 टेंस हमेशा हम आपको एक्टिव वॉइस के मोड में पढ़ाते हैं, एक्टिव वॉइस वाले वाक्य पढ़ाते हैं। तो ये 12 टेंस जो होते हैं ये एक्टिव वॉइस के बनते हैं। लेकिन जब पैसिव की बात आती है तो पैसिव में केवल हम 8 टेंस का ही परिवर्तन करते हैं। तो 4 टेंस ऐसे होते हैं जिनका हम परिवर्तन एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में नहीं करते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी पैसिव नहीं बनाते। फिर दूसरा आपका है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो इसकी भी हम पैसिव नहीं बनाते। फिर तीसरा है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका भी हम पैसिव नहीं बनाते। फिर ये तीनों हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन एक है ऐसा जो केवल कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसकी भी पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती। ध्यान रखें, अगर ऐसे कोई टेंस आ जाते हैं तो उनको हम पैसिव में नहीं बदलते हैं। अब बात आती है आगे की। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को हम प्रधानता देते हैं, अतः इंट्रांजिटिव वर्ब्स वाले वाक्यों की पैसिव नहीं बनेगी। यानी कि जिसमें ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो हम सब्जेक्ट किसको बनाएंगे, प्रधानता हम किसको देंगे। यानी कि जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो वर्ब कैसी होगी, वो वर्ब इंट्रांजिटिव होगी। और इंट्रांजिटिव वर्ब्स के लिए हम आपको पीछे हम पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं। जो वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं रखती हैं उनको हम इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं, अकर्मक क्रियाएं कहते हैं। तो ऐसी क्रियाओं वाले किसी भी एक्टिव वॉइस के वाक्य को हम पैसिव में नहीं चेंज कर सकते। फिर अब हम इनके सामान्य से नियम बता रहे हैं जो हर एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए हमें ध्यान रखने हैं। देखिए सामान्य से क्या नियम है। सबसे पहले तो ये है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल लेते हैं, सामान्य सा नियम, हर पैसिव वॉइस में हम इसको ध्यान रखेंगे। फिर क्या है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल लेते हैं, यानी कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट रूप में और ऑब्जेक्ट जो वाक्य में दिया हो, एक्टिव वॉइस के वाक्य में जो दिया हो, उसको हम सब्जेक्टिव रूप में ले लेते हैं। फिर क्या है, एक्टिव वॉइस के वाक्य की जो टेंस होगा और उसका जो सब्जेक्ट होगा, उसी सब्जेक्ट के अनुसार ही हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। यानी कि एक्टिव वॉइस का जो वाक्य हो, जो टेंस हो, जो उसका सब्जेक्ट दिया हो, सिंगुलर या प्लूरल जो हो, तो उसी टेंस और सब्जेक्ट का ध्यान में रखते हुए ही हम नई हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। इस बात का बहुत ध्यान रखें। और ये पॉइंट जो आपका 2 नंबर का पॉइंट है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही एक ऐसा पॉइंट है जिसके बदलने से, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बदलने से हर टेंस स्वतः बदलता चला जाता है। सिर्फ पैसिव वॉइस में बदलने के लिए यही एक ऐसा वर्ब है, यही एक ऐसा वर्ड है जिसको हम बहुत ध्यान रखें और बदलते चले जाएंगे, टेंस आपका बदलता चले जाएगा। इसके अलावा कोई भी परिवर्तन हमें नहीं करने होते हैं। अब इसके बाद अगला पॉइंट तीसरा देखते हैं। इसके बाद वर्ब, यानी कि जो एक्टिव वॉइस में जो दी होगी उस वर्ब की थर्ड फॉर्म बना लेंगे। यानी कि हर पैसिव वॉइस के वाक्य में हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लिखनी होती है। जो एक्टिव वॉइस के वाक्य में वो जो वर्ब दी होती है उसको हम थर्ड फॉर्म के रूप में लिखते हैं। बहुत ध्यान रखें इस चीज़ का। अब पुराना जो सब्जेक्ट हो, यानी कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, उसको हम ऑब्जेक्ट में बदल लेंगे और बाई के बाद लिखेंगे। यानी कि जो भी पुराना एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट दिया होगा, पैसिव वॉइस बनाते समय हम उस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलकर बाई के साथ
लिखेंगे, इस बात का भी ध्यान रखें। और यहाँ पर फिर देख लें एक बार, पैसिव वॉइस केवल उन्हीं सेंटेंसेस की बनती है जिनमें ट्रांजिटिव वर्ब हो, सकर्मक क्रिया हो। सकर्मक क्रिया के बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं। तो सकर्मक क्रिया क्या होती है? सकर्मक क्रिया वो होती है जिसके साथ कोई ना कोई ऑब्जेक्ट दिया हो, ऑब्जेक्ट चाहे जैसा हो, चाहे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, चाहे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो। इसके लिए आप पिछले वीडियोस देख सकते हैं। आगे देखते हैं। अब जो कुछ बचता है उसको हम ऑब्जेक्ट के बाद या बाई से पहले लिख सकते हैं, तो इस बात को ध्यान दें। और एक बात हम आपको सामान्य रूप से बता दें कि वाक्य में जो चीज़ जहाँ पर होती है उसे हम वहीं पर रखते हैं। जैसे सब्जेक्ट के स्थान पर नया सब्जेक्ट आएगा, स्थान नहीं चेंज करना है। जहाँ पर सब्जेक्ट होगा वहाँ पर सब्जेक्ट, और जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होगी वहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, लेकिन वो हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब होगी। ठीक है। अब उसके बाद वर्ब के स्थान पर हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। जहाँ पर आपकी वर्ब होगी वहाँ पर हम वर्ब का प्रयोग करेंगे, और वर्ब के बाद जहाँ पर स्थान ऑब्जेक्ट का होगा वहाँ पर हम नया ऑब्जेक्ट प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब स्थान नहीं बदलना है, क्रम नहीं बदलना है उसका, लेकिन हाँ शब्द बदल सकते हैं। एक्टिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब की जगह पर पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट की जगह पर पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट आ जाएगा। शब्द बदल सकते हैं, रूप बदल सकते हैं, लेकिन स्थान नहीं बदलेंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और अगला, वर्ब की थर्ड फॉर्म हर पैसिव वॉइस में हमें लगानी ही है। और किसी भी पैसिव वॉइस के वाक्य में ध्यान रखें, डू और डज और डिड का प्रयोग नहीं होता। यदि डू डज डिड आया है तो समझिए कि वो पैसिव वॉइस का वाक्य नहीं हो सकता, एक्टिव वॉइस का ही वाक्य होगा। सॉरी, देखिए ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन को सब्जेक्ट बनाते समय, किसको? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का, जो ऑब्जेक्टिव केस का, यानी कि जो प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में दिया हो उसको सब्जेक्ट बनाने के लिए हम नॉमिनेटिव का प्रोनाउन रखते हैं। नॉमिनेटिव का मतलब सब्जेक्ट। नॉमिनेटिव केस को हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं, और सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन में हम बदलते हैं। जैसे अगर मी दिया है तो हम केस में बदल लेंगे, आई में बदल लेंगे। मी को आई में बदल लेंगे। हिम दिया है तो उसको हम ही में बदल लेंगे। इस तरीके से हम उनको बदल लेते हैं। इसी प्रकार नॉमिनेटिव के प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन में बदल लेते हैं। जैसे कि यदि आई दिया है तो हम उसे मी में बदल लेंगे, ही दिया है तो हम उसे हिम में बदल लेंगे। और किसी भी नाउन में कोई परिवर्तन नहीं होता, चाहे वो सब्जेक्टिव के रूप में हो चाहे वो ऑब्जेक्ट के रूप में हो। अगर कोई नाउन दिया है तो उसको हम परिवर्तन नहीं करते हैं। फिर क्या है, यदि वाक्य प्रश्नवाचक हो तो उसे हम असर्टिव क्रम में बदल लेते हैं, और उसकी पैसिव बनाते समय उसका हम क्वेश्चन फॉर्म में बदल कर लिख लेते हैं। इसको आप चाहे इस तरीके से समझ लें और चाहे सामान्य रूप से समझ लें कि जो स्थान जिसका मुकर्रर है उसको हम वहीं पर रखेंगे। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो आपको क्वेश्चन वर्ड रखना है, दूसरे नंबर पर हेल्पिंग वर्ब दी होगी तो उस पर नई हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। लेकिन क्वेश्चंस में आपको इंट्रोगेटिव मार्क का प्रयोग करना अति आवश्यक है। तो इस तरीके से आपको ये सामान्य से नियम है जो हर पैसिव वॉइस में आपको लगाने ही हैं। हर पैसिव वॉइस में ये सामान्य नियम लगाने होते हैं। अगर इतना आप समझ रहे हैं तो आगे के जो आपके विशेष नियम हैं या टेंस वाइज चेंजिंग है उसको आप बहुत ही अच्छे से आसानी से समझ सकते हैं। तो अब हम समझ रहे हैं, आप सभी लोगों को अच्छे से वीडियो समझ में आ रहा होगा। धीरे धीरे से हम आसानी से समझाने का आपको प्रयास करते हैं। और अब आपको बताते हैं विशेष नियम। विशेष नियम के अंतर्गत हम सबसे पहले आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को लेकर आते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या है? सबसे पहले क्या करना होता है कि हम किसी भी वॉइस को चेंज करें, चाहे एक्टिव से पैसिव हो चाहे पैसिव से एक्टिव हो, तो हम सबसे पहले उसका हम टेंस पहचानते हैं। और टेंस पहचानने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि टेंस हमेशा वर्ब से पहचाना जाता है। वर्ब क्या है वाक्य में, इस पर विशेष ध्यान रखो। तो सबसे पहले पहचान हम करेंगे वर्ब की। वर्ब की पहचान करने के बाद हम आपको उसका सब्जेक्ट पहचानेंगे, ऑब्जेक्ट पहचानेंगे, अन्य जो शब्द दिए हों उन सबको हम पहचान लेंगे कि कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में हैं या अन्य जो चीज़ पहचान में आ सकती है उन सब चीज़ों को हम पहचानेंगे। पहचानने के बाद ही हम आगे परिवर्तन करना प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले हमने वर्ब पहचानी। वर्ब पहचानने के बाद हमें टेंस मिल गया, क्योंकि वर्ब से ही हम टेंस पहचानते हैं और वर्ब से ही हम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट पहचानते हैं। इसके लिए हम पीछे वीडियोज़ में बता चुके हैं। तो जैसे हमने आपने पहचाना इसमें वर्ब क्या है और हमें उस वर्ब से पता चला कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो कैसे पता चलेगा फिर से देखते हैं। यदि एक्टिव वॉइस का वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, अर्थात
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग है, अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग है तो समझिए कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होगा। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है तो उसके साथ यस या ईएस फॉर्म का प्रयोग होगा। यदि वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग है तो आप समझिए कि वह सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। अगर ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं आपको तो ध्यान रखें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ही रूल्स आपको फॉलो करने हैं। और ऐसी स्थिति में नया सब्जेक्ट जो हो उसी के अनुसार हमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग करना है। ध्यान रखें पैसिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज एम आर ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। और उसके बाद सामान्य नियम के अंतर्गत आ जाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी में लगती है, डू डज का प्रयोग होता नहीं है किसी भी पैसिव वॉइस में, न डिड का प्रयोग होता है। अब निगेटिव यदि सेंटेंस है निगेटिव या इंट्रोगेटिव में से कोई है तब भी हम डू डज हटा देते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर सिर्फ आपको ध्यान रखना है पॉइंट नंबर 1, टेंस के अनुसार आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में लगेगी इज एम आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखते हैं स्ट्रक्चर, इसका क्रम क्या होता है। अगर एक्टिव वॉइस का वाक्य है तो सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होगी। यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं दी है तो यस या यस फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी, ठीक। और अगर ये नहीं है तो फिर डू डज के साथ नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होगी। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो नॉट का प्रयोग नहीं भी हो सकता है। तो ध्यान रखें इनमें से अगर कोई भी चीज़ मिल जाती है, चाहे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाए, चाहे यस या यस फॉर्म मिल जाए, ठीक, और चाहे आपको डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाए, यदि ये है तो सभी वो टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट अवश्य दिया होगा। यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब इंट्रांसिटिव हो जाएगी और पैसिव नहीं बन सकता। अब इसका पैसिव वॉइस का क्रम क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले न्यू सब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट किसका, एक्टिव वॉइस का, ये वाला, ये ऑब्जेक्ट हम लगाएंगे सब्जेक्ट में बदल कर, अर्थात न्यू सब्जेक्ट आ गया। और इसी न्यू सब्जेक्ट के अनुसार ही हम इज एम या आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर लेंगे। और उसके बाद अगर नॉट है तो हम यहीं इज एम आर के बाद यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले नॉट का प्रयोग कर लेंगे। यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर हम लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। V3 का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। उसके बाद हम प्रयोग करेंगे बाई का, और बाई के बाद न्यू ऑब्जेक्ट का मतलब जो एक्टिव वॉइस के वाक्य में सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट को हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट में बदल कर हम बाई के बाद लिख लेंगे। बस इतना सा करना है। सॉरी, अब देखते हैं एग्जाम्पल में क्या है। द बॉय फ्लाई काइट डेली, सॉरी बॉय नहीं, बॉयज़। अब यहाँ पर बॉयज़ है, बॉयज़ फ्लाई काइट्स डेली। अब बच्चे रोज़ पतंग उड़ाते हैं, बच्चे रोज़ पतंग उड़ाते हैं। ये एक्टिव वॉइस का वाक्य, ए बी का मतलब एक्टिव वॉइस, पी बी का मतलब पैसिव वॉइस, ध्यान रखें। अब यहाँ पर क्या है, आपकी वर्ब है फ्लाई, फर्स्ट फॉर्म। जैसे फर्स्ट फॉर्म मिली आप ध्यान कीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फ्लाई उड़ाते हैं, कौन उड़ाता है, आपको जवाब मिलेगा द बॉयज़, ये सब्जेक्ट हो गया। कौन का आंसर जवाब जो होता है वो सब्जेक्ट बताता है। और उसके बाद क्या उड़ाता है, तुरंत आपको क्या का जवाब मिलेगा, काइट्स, यानी कि क्या का जो जवाब मिलेगा वो ऑब्जेक्ट होगा, काइट्स आपका ऑब्जेक्ट है। और जैसे ऑब्जेक्ट है अब हम इसको सभी नियमों के अंतर्गत हम रखते चले जाएंगे। हमने बताया था आपको जहाँ पर सब्जेक्ट होगा तो वहाँ पर सब्जेक्ट रहेगा, नया सब्जेक्ट काइट्स। अब वर्ब के बाद ये वर्ब है, अब आपकी दूसरे नंबर पर वर्ब है तो आपको दूसरे नंबर पर वर्ब ही रखनी है। ये पूरी वर्ब है आर फ्लोन, तो ये पूरी वर्ब है तो आर के साथ थर्ड फॉर्म। अब आर क्यों लगाया है, ये हेल्पिंग वर्ब, फिर थर्ड फॉर्म ऊपर स्ट्रक्चर में हमने लिखाया है। ये देखिए इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म। तो अब इज एम आर, यहाँ पर सब्जेक्ट आपका नया सब्जेक्ट है काइट्स प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम ना इज लगा सकते हैं ना एम लगा सकते हैं, तो हमें लगाना है और हमने लगा दिया। अब इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि जो वर्ब दी थी, फ्लाई दी थी, उसी की हमने यहाँ पर थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया है। और उसके बाद बाई का प्रयोग किया, और बाई के बाद हमने स्ट्रक्चर में यहाँ पर देखिए बताया था न्यू ऑब्जेक्ट लगाना है। और न्यू ऑब्जेक्ट जो कि सब्जेक्ट से बनकर आएगा द बॉयज़, और वॉयज़ चूँकि नाउन है इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते, ऐसे ही लगा देते हैं बाय द बॉयज़। अब इसके बाद जो एक्स्ट्रा वर्ड्स बचें जैसे डेली, वो हमने आगे उतार दिया, शेष उतार देते हैं जो सामान्य रूप से बताया था। तो इस तरीके से आपका सेंटेंस बन जाता है द बॉयज़ फ्लाई काइट्स डेली, बच्चे रोज़ पतंग उड़ाते हैं।
काइट्स आर फ्लोन बाय द बॉयज डेली। अब अर्थ क्या हुआ कि पतंगें रोज बच्चों के द्वारा उड़ाई जाती हैं। अब यहाँ पर हम बात किसकी बता रहे हैं, ध्यान दें, काइट्स की बता रहे हैं, बच्चों की हम बात आपको नहीं बता रहे हैं, काइट्स की बात बता रहे हैं कि पतंगें उड़ाई जाती हैं बच्चों के द्वारा। अब हो सकता है पतंगे उड़ाई जाती हैं, बूढ़ों के द्वारा भी उड़ाई जाती हों, लेकिन हमें उससे कोई लेना देना नहीं। मुख्य बात हम आपको यहाँ पर पतंगों की बता रहे हैं, कौन उड़ा रहा है कौन नहीं उड़ा रहा है, ये गौड़ हो गया। यानी कि द बॉयज़ यहाँ पर गौड़ है, मुख्य नहीं है, मुख्य यहाँ पर पतंगे हैं। तो जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी, सेंटेंस आपका पैसिव में आ गया। तो इसका आप दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, माई सिस्टर सिंग्स ए सॉन्ग डेली इन द मॉर्निंग। सेकेंड सेंटेंस है, माई सिस्टर सिंग्स ए सॉन्ग डेली इन द मॉर्निंग। तो अब देखिए यहाँ पर इस सेंटेंस में आपको वर्ब मिल रही है सिंग्स, यस या यस जुड़ा हुआ है, और जैसे यस या यस वर्ब में जुड़ा हुआ हो प्रेजेंट इंडेफिनिट, और सिंग्स गाती है कौन, आपको कौन का जवाब मिलेगा, माय सिस्टर, सब्जेक्ट हो गया। अब क्या गाती है, जवाब मिलेगा आपको अ सॉन्ग, और जैसे ए सॉन्ग जवाब मिला आप समझ जाइए ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसी ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बनाना है, ए सॉन्ग, तुरंत हमने इसको सब्जेक्ट बनाया अ सॉन्ग। अब इस सॉन्ग के अनुसार ही हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, इज़ एम आर, यानी कि अ सॉन्ग के साथ हमें लगाना पड़ेगा इज़। क्यों, क्योंकि इज सिंगुलर है और ए सॉन्ग जो सब्जेक्ट है वो भी आपका सिंगुलर है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। उसके बाद हमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, संग। ये सिंग जो वर्ब आपकी दी है ऊपर, इसी के जस्ट ऊपर उसी की थर्ड फॉर्म है संग, ठीक है, अ सॉन्ग इज संग। अब क्या है, नया ऑब्जेक्ट लगाना है, वो भी बाई के साथ, बाई माई सिस्टर, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में आया। अब इसके बाद जो कुछ बच रहा हो तो हम उसे उतार देते हैं, हमने बताया था डेली इन द मॉर्निंग, डेली इन द मॉर्निंग। तो क्या हुआ, एक गाना रोज़ सुबह मेरी बहन के द्वारा गाया जाता है। बात हम किसकी बता रहे हैं, बहन की नहीं बता रहे हैं, गाने की बता रहे हैं, एक गाना गाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को हमने प्रधानता दे दी, सेंटेंस आपका पैसिव हो गया। फिर अगला सेंटेंस देखते हैं, थर्ड, ही डज नॉट राइट लेटर, निगेटिव सेंटेंस है। अब इसमें देखिए डज नॉट, डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, और जैसे डज के साथ फर्स्ट फॉर्म आए समझ जाइए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और इसको हम फिर उसी रूप में रखेंगे, वही तरीका है, बाकी कोई खास नहीं। देखते हैं, ही सब्जेक्ट था, अब इसके नीचे नया सब्जेक्ट अ लेटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाया है। अब नया सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसके साथ वर्ब लगाई हमने इज एम आर में से इस, और उसके बाद देखिए तीसरे नंबर पर नॉट दिया था ऊपर, तो हमने यहाँ भी तीसरे नंबर पर नॉट रखा, यानी कि हेल्पिंग सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि ये हेल्पिंग वर्ब थी, यहाँ पर हमने इस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया है इज का, और यहाँ पर फिर तीसरे नंबर पर नॉट था तो हमने अब यहाँ पर नॉट का प्रयोग किया है। अब नॉट के बाद आपकी मेन वर्ब दी थी तो हमने यहाँ पर भी मेन वर्ब यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग कर लिया। अब क्या है, यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट है, अब इसके नीचे हम नया ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, और बाई हिम, और बाई हिम कहाँ से आया, ये ही से आया। ही यहाँ पर आप देखिए, ही यहाँ पर नॉमिनेटिव केस में है और इसे हम ऑब्जेक्टिव केस में ला रहे हैं, और जैसे हम इसे ऑब्जेक्टिव केस में लाएंगे तो ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, तो बाई हिम हो जाएगा। तो हम उम्मीद कर रहे हैं सभी को आसानी से समझ में आ रहा होगा। ही डज नॉट राइट ए लेटर, वह पत्र नहीं लिखता है। अब पैसिव में ए लेटर इज़ नॉट रिटन बाई हिम, एक पत्र उसके द्वारा नहीं लिखा जाता है। अब पहले हमने ही की बात बताई, वह पत्र नहीं लिखता है, अब यहाँ पर बात बताई पत्र उसके द्वारा नहीं लिखा जाता है। अब यहाँ पर मेन बात पत्र की है, तो सेंटेंस आपका पैसिव में आ रहा है। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट टाइप क्वेश्चन का एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, डू यू नॉट हेल्प मी, डू यू नॉट हेल्प हिम, क्या आप उसकी सहायता नहीं करते हैं। अब यहाँ देखिए डू के साथ ये, डू के साथ ये आपकी फर्स्ट फॉर्म है, डू कहीं है वर्ब कहीं है, वो स्ट्रक्चर के अनुसार आ रहा है, क्वेश्चन स्ट्रक्चर के अनुसार, ध्यान रखें। तो डू के साथ जैसे फर्स्ट फॉर्म आई हमने समझ लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और उस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार हमें क्या ध्यान रखना है, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म। देखिए, तो हमने आपको बताया था जो चीज़ जहाँ पर हो वहीं पर, यानी कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डू थी तो हमने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से इज रखा। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पर यू सब्जेक्ट था तो हमने डू का प्रयोग किया था, ध्यान दें, तो डू का प्रयोग किया था, लेकिन अब सब्जेक्ट आपका ही है, और यही कहाँ से आया है, इस हिम से आया है। इस हिम को ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में बदल लिया है, तो हमने सब्जेक्ट के रूप में ही को रखे तो इसका प्रयोग हुआ,
अब हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के नीचे नया सब्जेक्ट, नॉट के नीचे नया ऑब्जेक्ट और हेल्प वर्ब के नीचे हेल्प्ड वर्ब थर्ड फॉर्म, और फिर नए ऑब्जेक्ट के नीचे अब नया ऑब्जेक्ट बाय यू कहाँ से आया? इस यू से आया। तो ध्यान रखें, तो यू को हम बाय यू के साथ रखें और सेंटेंस आपका क्लियर है। चूँकि इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। अब देखिए, क्या आप उसकी सहायता नहीं करते हो? अब यहाँ क्या वह तुम्हारे द्वारा सहायता नहीं किया जाता है? क्या उसकी तुम्हारे द्वारा सहायता नहीं की जाती है? इज़ ही। अब यहाँ पर देखिए जाती है शब्द निकला, लेकिन फिर भी इसमें गो क्रिया का कहीं कोई औचित्य या प्रयोग नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। तो ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में, यानी कि फर्स्ट टाइप सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होती है, तो आपको भी हेल्पिंग वर्ब की शुरुआत करनी है, बाकी सेम। फिर आगे देखते हैं वेयर और व्हेन, हाउ आदि वाले क्वेश्चंस। तो इसके लिए देखते हैं, यानी कि वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, हेल्प आदि के साथ अगर तुरंत हेल्पिंग वर्ब दी हो और वो हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में होगी डू डज, अगर ये दिए हैं तो हम इनका बहुत आसानी से पैसिव बनाएंगे। कुछ नहीं करना है, बस हमें वही ध्यान रखना है कि जो चीज़ जहाँ पर है उसको हम वहीं पर प्रयोग में रखेंगे। देखते हैं, जैसे व्हाई डू वी नॉट गिव देम देयर बुक्स। अब यहाँ देखिए ये डू है, अब डू के बाद ये वर्ब आई है फर्स्ट फॉर्म, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ और इसका सब्जेक्ट है वी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग है, तो हमें उसी अनुरूप में रखना है। देखते हैं, हमने आपको बताया जो चीज़ जहाँ पर है सबसे पहले वही था तो हमने ये वही रखा, दूसरे नंबर पर आपका आर दिया, डू दिया था तो हमने डू के बजाय आर का प्रयोग किया, फिर वी दिया था यहाँ हमने दे का प्रयोग किया, नॉट गिव का गिवन किया, देम को वाई अस किया, और इसके बाद जो कुछ बचा देयर बुक्स, हमने देयर बुक्स यहाँ कर दिया। अब चूंकि ये वाई देम यहाँ पर भी लगा सकते हैं, ध्यान रखें, और वाई अस, तो ये वाई देम नहीं, सॉरी, यहाँ पर वाई अस का प्रयोग, सॉरी यहाँ पर टू देम था, यहाँ पर टू देम का प्रयोग था, और इस टू देम के कारण हम यहाँ इसको टू देम, क्योंकि यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट थे आपके, एक सॉरी, यहाँ पर टू देम नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं होगा, ठीक, क्योंकि हम देम को यहाँ पर सब्जेक्ट बना चुके हैं, यहाँ पर